रेडियो कनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। सुनो कान लगा के। गीत ने फाइल बंद की और घड़ी की तरफ देखा, जिसे देखकर आज भी उसका मूड बिगड़ गया। आज फिर लेट। उसने सिर हिलाते हुए कहा और अपना बैग उठाकर अपने केबिन की लाइट्स ऑफ कर दी। हमेशा की तरह आज भी वो अपने ऑफिस में अकेली ही बची थी, सिर्फ कंपनी की चौकीदारी करने वाले एक बूढ़े काका के अलावा। जब वो कंपनी से बाहर आई तो चौकीदार बाहर ही खड़ा था, जो बेहद नाराजगी के साथ आज भी गीत को घूर रहा था। गीत हमेशा उसे सॉरी बोलती थी और ये वादा करती थी कि वो कल से टाइम पर काम खत्म कर लेगी, लेकिन गीत का कल कभी नहीं आता था। गीत ने आज भी वही बात दोहराई और आज भी बूढ़े चौकीदार ने सिर्फ गीत को घूरते हुए कंपनी को लॉक करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। गीत के मन में हमेशा ये बात रहती थी कि चौकीदार उसे कभी डांटता या फिर कुछ कहता क्यों नहीं है, लेकिन आज उसे इसमें भी अपनी ही गलती समझ आई। शायद वो चौकीदार है, इसलिए वो मुझसे कुछ ना कहते हों। सोचते हुए गीत रुकी और पीछे मुड़ी। चौकीदार काका, उसने पुकारा। चौकीदार आहिस्ता से उसकी ओर मुड़ा। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें भी अजीब तरह की थी। चूंकि गीत अकेली थी और बूढ़े की आंखें डरावनी थी, तो जाहिर था कि वो थोड़ा हिचकी। लेकिन उसने पूछा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे इस हरकत के लिए डांटते या समझाते क्यों नहीं? बूढ़ा उसे एक पल तक घूरते हुए वहां से हाथ पीछे करके अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा। गीत को इस बात की आशा कम थी कि उसे उसके सवाल का जवाब मिलेगा, इसलिए उसने बूढ़े को जाते हुए देखकर अपने कदम भी पार्किंग एरिया में रखी अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ा दिए। गेट के पास ही बूढ़े की कुर्सी और लठ रखा रहता था। जैसे ही गीत ने पार्किंग एरिया से अपनी स्कूटी निकाली और स्टार्ट की, बूढ़े ने उसे रोक लिया। गीत ने रुकने में वक्त ना लगाते हुए बूढ़े की ओर मुड़कर देखा। बूढ़ा गीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो गीत के एकदम करीब था और उसकी आंखों में देख रहा था। भगवान में विश्वास रखती हो? बूढ़े ने भारी स्वर में धीरे से पूछा। वो गीत के चेहरे को अच्छी तरह से परख रहा था, शायद उसके हाव भाव। गीत ने हिम्मत जुटाते हुए जी कहा। और शैतान में? ये सवाल सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान झलकने लगी। जी बिल्कुल नहीं, उसने एकदम नॉर्मली कहा। अब बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिंची। यही तो वजह है मेरे खामोश होने की। ये बात कहकर बूढ़ा अपनी कुर्सी की तरफ फिर मुड़ गया। पर मैं कुछ समझी नहीं। बूढ़े को वापस अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते देखकर गीत ने बेचैनी से कहा, नहीं समझोगी। जब तक साक्षात्कार नहीं करोगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। साक्षात्कार? किसका साक्षात्कार? गीत अब और भी बेचैन होने लगी थी। बूढ़ा अपनी कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया, बिल्कुल चुपचाप। उसने हाथ हिलाते हुए गीत को जाने का इशारा किया, लेकिन गीत अब अड़ गई थी। उसने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और बूढ़े की ओर तेजी से जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। मैं पहेलियां सुलझाने में बचपन से ही कमजोर हूं। जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, गीत ने कहा।
मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। समय देखो निकलता जा रहा है, तुम पहले ही देर कर चुकी हो और अब वक्त मत गवाओ। बूढ़ा गीत पर भड़कते हुए बोला। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट होने में। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं और लेट ना हो जाऊं तो प्लीज़ जल्दी से मुझे ये समझाइए कि आप किस साक्षात्कार की बात कर रहे थे। गीत ने तेजी से कहा। बूढ़ा व्यंग्यात्मक ढंग से बिल्कुल मौन होकर हंस पड़ा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मूर्ख लड़की। क्या? मुझे लगता है कि आपकी मति भ्रष्ट हो गई है इस बुढ़ापे में। गीत चिढ़कर बोली और पैर पटकते हुए अपनी स्कूटी के पास पहुंच गई। वो बैठी और स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। गीत एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 के आसपास होगी। उसने आज तक किसी को अपने आप को मूर्ख कहने का मौका नहीं दिया था, लेकिन आज बूढ़े के मुंह से ये शब्द सुनकर वो काफी परेशान हो गई थी। इतनी परेशान कि हमेशा सोच समझकर बात करने वाली और शांत रहने वाली गीत स्कूटी चलाते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। अपने आप को समझता क्या है? जो भी मन में आएगा बोल देगा। मैं कल ही बॉस से उसकी शिकायत करूंगी। गीत की इस बेचैनी ने शायद उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध कर रख दी थी। हवा के साथ बातें करती हुई गीत की स्कूटी कब एक शराबी से टकरा गई उसे पता भी नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसकी स्कूटी लड़खड़ाई, गीत का दिमाग वर्तमान में लौट आया। वो बुरी तरह से डर गई थी, मगर उसकी ईमानदारी ने उसे वहां से भागने नहीं दिया। वो स्कूटी से उतरी और शराबी आदमी की ओर दौड़ी, जो स्कूटी से टकराकर सड़क पर उल्टा बिछ गया था। उसने उसका चेहरा घुमाकर देखा तो पाया कि वो खून से सना हुआ है। उसका सिर फट चुका है, लेकिन सांसें अब भी चल रही हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? गीत के पसीने छूट गए थे। उसने तुरंत अपने बैग से फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस का नंबर डायल कर दिया। हेलो सर, स्टील इंडिया कंपनी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाइए। गीत उस आदमी से थोड़ा दूर हटकर फ़ोन पर बातें करने लगी। लेकिन गीत को तब हैरानी हुई जब दूसरी ओर से किसी के हंसने की आवाज़ें उसे सुनाई थी। आप हंस रहे हैं? यहाँ इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। और गीत का गुस्सा पूरी तरह निकल पाता कि इससे पहले ही फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई। देखिए मैडम, जितनी जल्दी हो सके आप उस जगह से निकल जाइए। आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं वो आज से 5 साल पहले हो चुका है। और हाँ, ऐसे कॉल हमें पिछले 5 सालों में हर दूसरे दिन आते हैं, उसी जगह से जिस जगह पर आप हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे? हेलो, कॉल कट चुकी थी। गीत की धड़कनें उसके काबू से बाहर थीं। जब उसने पीछे मुड़कर उस आदमी की ओर देखा, गीत के पसीने ये देखकर छूट गए कि वहां पर ना तो कोई आदमी था और ना ही उसका सड़क पर फैला हुआ खून। गीत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके जीवन में इस तरह की घटना आज पहली बार घटी थी। उसने देर ना करते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सीधा अपने घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। वो भूल चुकी थी कि दरवाजे के बाहर डोरबेल भी है। दरवाजा खुला तो उसके पापा उसके सामने थे, जिन्होंने इस वक्त सूती कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। क्या हुआ गीत? तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? गीत के पिता गीत के चेहरे को देखकर हैरानी से बोले। गीत अपने पिता के गले से लगकर रोने लगी। गीत के पिता का घबरा जाना वाजिब था। उन्होंने उसे सोफे पर बैठाया और पीने के लिए पानी दिया।
गीत ने एक गिलास पानी एक बार में ही पी लिया। पापा मैं आज सड़क पर। गीत का दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। वो अब भी रो रही थी। शांत बेटा शांत, पहले अपने आप को रिलैक्स करो, गहरी सांसें लो, गीत के पिता उसे समझाते हुए बोले। जब गीत ने खुद को थोड़ा सहज महसूस किया तो उसने अपने पिता को सारी घटना सुना दी, जिसे सुनकर वे हैरान हो गए। लेकिन बेटा ये हो कैसे सकता है? मुझे लगता है कि शायद तुम पहले से ही ऐसा कुछ सोच रही थी और फिर अचानक वो ख्याल तुम पर इतना भारी हो गया कि। नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो उस चौकीदार की बात से परेशान थी जो रात के वक्त कंपनी में ड्यूटी करता है, गीत ने कहा। कौन सी बात? गीत के पिता ने सवाल किया। उसने मुझे मूर्ख कहा पापा, मूर्ख, गीत ने परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया। लेकिन उसने तुम्हें मूर्ख क्यों कहा? गीत के पिता ने बेचैनी से सवाल किया। इस सवाल का जवाब देने के लिए गीत को ऑफिस से निकलने वाली सारी बात उन्हें बतानी पड़ी। ये बात सुनकर गीत के पिता ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। पापा, आप स्माइल कर रहे हैं? उसने मुझे बेवकूफ कहा और आप हंस रहे हैं? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह उस चौकीदार का वो सवाल है जिसमें उसने पूछा था कि क्या तुम शैतान पर भी विश्वास करती हो। देखो बेटा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और इस तरक्की में उसने मनुष्य के दिमाग का अध्ययन भी किया है, जिसमें उसने ये पाया कि मनुष्य के विचार ही प्रबल होकर उसे भ्रमित कर देते हैं, जैसा आज तुम्हारे साथ हुआ है, गीत के पिता ने उसे समझाया। लेकिन पापा, गीत अभी भी संतुष्ट नहीं थी। अब बस, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि टाइम पर घर आया करो, तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। अब अगर अपने इस बूढ़े बाप की सेहत की थोड़ी भी परवाह है ना, तो जाकर सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। और हाँ, आज फिर तुमसे उम्मीद करता हूँ कि कल से तुम टाइम पर घर लौटोगी। कहते हुए गीत के पिता अपने रूम में चले गए। गीत ने भी अपने आप को किसी तरह समझाया और वो सोने चली गई। शायद पापा की बात सही है, ये सब मेरे मन का भ्रम ही होगा, कहते हुए गीत ने लैंप बुझाया और चादर ओढ़कर सो गई। अगली सुबह गीत फिर अपने केबिन में बैठी अपने बॉस के आने का इंतजार कर रही थी और अभी तक उसका काम में मन नहीं लग पाया था। आज बॉस इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आने में, गीत बड़बड़ाई। पर तभी उसने ग्लास वॉल से अपने बॉस को आते देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई और केबिन से निकली। उसके बॉस जैसे ही अपने केबिन में पहुंचे, गीत ने नॉक किया। आ जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गीत ने पास जाते हुए कहा। गीत, कोई ज़रूरी बात है क्या? तुमने तो मुझे चेयर पर बैठने का मौका भी नहीं दिया, गीत के बॉस ने पूछा। हाँ सर, वो एक्चुअली बात खास नहीं है, पर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, इसलिए वेट नहीं कर पाई, गीत ने कहा। जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? गीत के बॉस मुस्कुराते हुए बोले। सर, मुझे नाइट शिफ्ट वाले कंपनी के वॉचमैन की कंप्लेन करनी है। उसने कल मुझे। गीत आगे कुछ बोल पाते इसके पहले ही। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बॉस ने उलझन के साथ सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे नाइट शिफ्ट वाले वॉचमैन की। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो गीत, हंसते हुए बॉस अपनी चेयर पर बैठकर बोले। मैं कुछ समझी नहीं सर, गीत ने परेशानी के साथ कहा। अरे, हमारी कंपनी में नाइट शिफ्ट के लिए कोई वॉचमैन है ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे ही रात के वक्त सिक्योरिटी हैं कंपनी की, बॉस ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? गीत का दिल धक सा रह गया था। बुरा मत मानना, पर तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए गीत, बॉस ने कहा और अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। सर, गीत के मुंह से निकला।
सॉरी, पर अब मुझे काम करने दो, बॉस ने कहा। गीत को बाहर आना पड़ा। वो दिन भर अपने काम में मन नहीं लगा पाई, तभी किसी ने नॉक किया। गीत ने हल्की आवाज में हामी भरी। गीत, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन काम इतना है कि क्या बताएं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? ये गीत के साथ काम करने वाला लड़का समीर था, जो लगभग उसका हमउम्र था। उसने विनती करते हुए कहा, लेकिन गीत अपना माथा पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ गीत, तुम बहुत परेशान लग रही हो? समीर ने कहा। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लूँ, गीत ने कहा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? क्या हो गया तुम्हें? समीर घबरा कर बोला। गीत को सारी बात समीर को बतानी पड़ी। समीर जिसे सुनकर दहशत में आ गया। क्या हुआ समीर, आर यू ओके? समीर का चेहरा देखकर गीत ने पूछा। गीत, वो चौकीदार आज से 5 साल पहले मर चुका है, जो तुझे दिखता है। हो ना हो उससे तेरा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना वो तुझे कभी नहीं दिखता, जैसे हम लोगों को कभी नहीं दिखा। समीर खौफ के साथ बोला। कनेक्शन? लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? गीत की जिज्ञासा बढ़ी। क्योंकि मैंने उसे मरते हुए देखा था। उसके मुंह से मैंने कुछ शब्द सुने थे। वो सड़क पर 11 बजे घायल पड़ा हुआ था, एकदम खून से लथपथ, समीर बोला। शब्द? क्या शब्द थे? कौन से शब्द तुमने सुने? उसने कहा था, जिसने मुझे मौत से पहले मारा है उसे मारे बिना मैं, बस इतना ही। इसके बाद वो मर गया। मैंने ही एम्बुलेंस को फोन किया था। उसके बाद उस रास्ते पर अब भी वही घटना होती है। कुछ उस पर भरोसा करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन उसकी आत्मा ने आज तक किसी को मारा क्यों नहीं? शायद वो उसी को मारेगा जिसने उसे मारा है। समीर के माथे से पसीना टपकने लगा। लेकिन वो मुझे ही क्यों दिखता है? 5 साल पहले तो मैं यहाँ कभी आई भी नहीं थी। मुझे तो 6 महीने ही हुए हैं इस कंपनी में काम करते हुए। समीर के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। वो अपनी फाइल लेकर वहां से चला गया। उसने गीत को कंपनी से जल्दी निकलने को कहा और गीत अब कंपनी छोड़ने के बारे में ही सोचने लगी थी। आज गीत ने शायद ही कोई काम किया था। शाम तक अच्छी तरह सोच लेने के बाद उसने कंपनी को इस्तीफा देने का बहाना भी निकाल लिया था, जिसे बॉस को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ा। रात के करीब 8 बज रहे थे। आज गीत भी सभी के साथ ऑफिस से निकल रही थी। अब भी उसके दिमाग से बीती रात की घटी घटना और समीर की कही हुई बातें नहीं निकल रही थी। उसने पार्किंग से अपनी स्कूटी उठाई। आज गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था। उसने स्कूटी स्टार्ट की और वो अपने घर की ओर जितनी तेजी से बढ़ सकती थी बढ़ चली। रास्ता कल जितना सुनसान नहीं था, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे थे। वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गीत का डर एक बार फिर जाग उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। तूफानी हवाएं धीरे धीरे गीत का रास्ता रोकने लगी। आंखों में पड़ती उड़ती हुई धूल से गीत रास्ता ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसने अपनी स्कूटी को किसी तरह साइड में लगाया। तूफानी हवाओं के साथ साथ बिजली भी अपना कहर ढाने लगी और कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। ये सब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? अचानक बारिश? गीत घबराई हुई सी बड़बड़ाई। पापा को भी नहीं बुला सकती,
आज वो अपने दोस्तों के बीच कविताएं पढ़ रहे होंगे। तमाम ख्यालों से जूझती गीत को पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था। वो आधी भीग चुकी थी। पेड़ के नीचे खड़ा रहना भी राहत का एहसास नहीं था। कोई लिफ्ट देने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। तभी गीत की आंखों ने दूर से आती हुई एक बस को देखा। उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद जरूर करेगा। गीत फौरन पेड़ से हटकर आसमान के नीचे आ गई, जो अब भी झमाझम बरस रहा था। उसने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए, लेकिन गीत को झटका तब लगा जब बस उतनी ही स्पीड से गीत की तरफ बढ़ती चली आई। उसके नजदीक आते ही गीत को फौरन साइड होना पड़ा। वो हैरान थी। अगर मैं नहीं हटती तो आज मुझे यह कुचल देता। बारिश इतनी तेज थी कि गीत स्कूटी को हाथ लगाने में भी डर रही थी। बारिश में स्कूटी पर बैठकर उसे भगाने का मतलब है आंख पर पट्टी बांधकर भागना। लेकिन गीत के पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लगातार 3 घंटे की घनघोर बारिश के बाद गीत ने ये जोखिम उठाने का फैसला कर ही लिया। वो अपनी वाटरप्रूफ वॉच देख सकती थी। वो देख सकती थी कि 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 11 बजने से पहले उसे वो रास्ता पार करना ही होगा, जिस रास्ते पर कल उसके साथ एक अजीब और अविश्वसनीय घटना घटी थी। उसने किसी तरह स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगी। वो इस बारिश से जितना लड़ सकती थी लड़ रही थी। टाइम बस खत्म होने वाला ही था और रास्ता बिल्कुल सामने। उस रास्ते के करीब जाते जाते गीत की धड़कनें बेहाल हो रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से आने वाली एक कार बेकाबू होकर एक पेड़ से जाकर टकरा गई। उस कार का अगला भाग पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ये नज़ारा देखकर गीत के हाथ ब्रेक पर कस गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, अब मैं बिल्कुल भी इस छलावे में नहीं आऊंगी। ये जरूर उसी बुरी शक्ति का काम है। आज फिर वो मुझे भ्रमित कर रही है। गीत ने अपने मन को पक्का किया और स्कूटी को तेजी से उस पार ले गई। कुछ ही देर में वो अपने घर पर थी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसने देखा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, पापा आज लेट आएंगे। उसने सोचते हुए दूसरी चाबी से लॉक खोला और अंदर चली गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बालों को टॉवेल से पोंछते हुए किचन में अपने लिए सूप बनाने चली गई, जहां वो अब भी बीती बातों को याद कर रही थी। और अब कल से किसी बात का डर भी नहीं रहेगा। एक अच्छी जॉब हाथ से निकल गई। उसने गर्मा गर्म सूप एक वॉल में डाला और सोफे पर बैठकर पीने लगी। लेकिन वो एक्सीडेंट, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर वो एक्सीडेंट सचमुच हुआ होगा तो? गीत का दिमाग कई सारे सवालों में उलझा हुआ था। आखिरकार उसने चुपचाप सो जाना ही सही समझा। पर न जाने क्यों आज गीत की नींद कहाँ गायब थी। उसे अपने आप में ही बहुत अजीब सा लग रहा था। एक मनहूसियत सी उसका जी कचोट रही थी। सुबह का सूरज निकलते ही गीत अपना भारी सिर पकड़े हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई। पता नहीं कब आंख लगी। गीत थकी हुई आवाज में बोली। गीत बाथरूम की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसने डोरबेल की आवाज सुनी। दूध वाला तो दूध बकेट में रखकर चला जाता है, फिर इतनी सुबह कौन हो सकता है? सोचते हुए गीत दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर
उसने एक बार फिर लगातार डोरबेल की आवाज़ें सुनी। आ गई बाबा, आ गई, कहते हुए उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। गीत निढाल सी खड़ी रह गई जब उसने दो लोगों को और पुलिस वालों को उसके घर के बाहर एक स्ट्रेचर पर पड़ी लाश के साथ देखा। मिस गीत, कल रात आपके पिता और आपके पिता के एक दोस्त का स्टील इंडिया कंपनी के पास एक जो रास्ता है वहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आपके पिता की मौत हो गई है। उनके दोस्त बच गए हैं, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अपनी तकलीफ़ के साथ भी उनने एक छोटा सा बयान हमें दिया है। उन्होंने बताया कि आपके पिता ने उन्हें आपके साथ घटी एक अजीब घटना के बारे में भी बताया था। उसी की फ़िक्र में वो आपको उस बारिश में लेने आए थे। उन्हें यकीन था कि आप जल्दी घर नहीं लौटी होंगी। हमेशा की तरह आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें आपको लेने के लिए आना पड़ा। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहते हुए अफसोस जताया। गीत निढाल सी अपने घुटनों पर गिर गई और बेतहाशा रोने लगी। इस कार एक्सीडेंट के बाद फिर कभी उस रास्ते पर किसी को रात के 11 बजे 5 साल पहले घटी घटना दिखाई नहीं दी। गीत ने अपनी लेट होने की गलती से अपने पिता को तो खो दिया था, लेकिन यही शायद नियति थी चौकीदार के अपराधी को सज़ा देने की। शायद ये सच है कि हर किसी का वक्त आता है, कभी कभी 20 साल बाद तो कभी 5 साल बाद भी, फिर चाहे वो एक जीता जागता इंसान हो या भटकती हुई अतृप्त आत्मा। इसलिए इंसान को गलती करने के बाद या तो अपनी सज़ा खुद ही कबूल कर लेनी चाहिए या गलती ना करने की आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। गौर से सुनो। मुसाफिर, एक अनजान रास्ते का एहसास, खामोशी का, जहां रूह को भी पसीना आ जाए, धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाए, कभी न खत्म होने वाला रहस्य का सफर शुरू हो रहा है गुमनाम मुसाफिर के साथ हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे रेडियो कनपुरिया 90.0 पर। सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।